हाय बच्चों, मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को देखने के बाद आप में से 90% से ज्यादा बच्चों का फिजिक्स को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आप में से ज्यादातर नीट एस्पिरेंट्स का डर है फिजिक्स, या तो समझ नहीं आती या क्वेश्चंस नहीं कर पाते, और आपको लगता है फिजिक्स बहुत टफ है। इसकी वजह से आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, एक अच्छा रैंक, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ करना बहुत जरूरी है और इसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता है। कुछ कैटेगरीज तो ऐसी हैं जहां पर आपको बहुत हाई मार्क्स चाहिए होते हैं। तो बच्चों, आज मैं फिजिक्स का डर ही आपके अंदर से निकाल दूंगा। अभी मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा नीट 2026 एग्जामिनेशन पेपर से, जो क्वेश्चन पेपर अभी आपको देखने को मिला था। उसके बाद मैं आपको और स्ट्रेटेजीज भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को तुक्का स्ट्रेटेजी वीडियो कह लें या सिंपलेस्ट वीडियो ऑन इंटरनेट कह लें। इंटरनेट पर इससे बढ़िया वीडियो आपको फिजिक्स पर नहीं मिलेगा, और वो भी नीट फिजिक्स पर। फिजिक्स का डर ही निकाल दूंगा आपके इस दिमाग से, और आप फिजिक्स को अब उस तरीके से कभी देखेंगे नहीं जिस तरीके से आप उसे देखते आए हैं। आपको कभी फिजिक्स डरा नहीं पाएगी, और मैं आपको अभी सॉल्व कराकर दिखाता हूं पेपर। चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर नीट 2026 का है, और ये जो कोड हमारे पास है ये कोड 11 है। ये कोड 11 है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। और ये हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर है, जहां पर हमारे पास हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी। यूनिटी का मतलब एक ले लिया। अब हिंदी मीडियम क्वेश्चन पेपर का क्या मतलब है बच्चों को मैं क्यों कहता हूं हिंदी मीडियम ले लो? हिंदी मीडियम के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि साथ में एक तो आपको बाइलैंग्वेज मिल जाता है, इंग्लिश समझना है तो हिंदी समझने का ऑप्शन आपके पास सामने अवेलेबल है। इसके अलावा कि आपके पास रफ काम करने के लिए काफी स्पेस बच जाता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इन वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब है जहां पर कुछ भी नहीं है, यानी स्पेस हो गया। अर्थ के ऊपर, सन और अर्थ के बीच में क्या है? स्पेस है। तो यहां पर स्पीड क्या है? यूनिटी, यानी 1 है। स्पीड क्या ले ली? 1 ले ली, यूनिटी ले ली। अब बोल रहे हैं कि इफ लाइट टेक 6 मिनट 40 सेकेंड टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। अब सन से अर्थ पर आने के लिए 6 मिनट 40 सेकेंड लग रहे हैं। तो ये बताओ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ क्या होगा? ठीक है, कि डिस्टेंस क्या होगा। देखो, पहले मैं इसको आपको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना दिखा देता हूं, और अगर हमें बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता तो कैसे हम सही जवाब तक पहुंचते ये भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट 1 यूनिटी दे रखा है, यानी 1 दे रखा है। टाइम दिया हुआ है 6 मिनट 40 सेकंड, और बोल रहे हैं कि अर्थ तक पहुंचने में सन से उस लाइट को कितना टाइम लगेगा, जब वो हमने चेंज कर दिया है, तो यूनिटी कर दी है स्पीड। तो अब मैं आपको एक चीज समझाऊं कि सबसे पहले टाइम जो दिया हुआ है यहां पर, सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है कि वो सेम यूनिट्स में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। इससे ज्यादा दूसरी चीज देखो ही मत कभी भी। कोई भी चीज दी हुई है तो वो सेम यूनिट्स में है या नहीं, तो उसे कन्वर्ट कर लो एक सिमिलर यूनिट में। अब यहां पर क्या हुआ है? 6 मिनट और 40 सेकेंड। अब आपको पता है कि हमें सेकेंड्स में आंसर चाहिए होता है हमेशा, और नहीं पता तो आज याद कर लो कि सेकेंड्स में चाहिए होता है। अब इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो हमने कैसे चेंज किया? 6 मिनट को सेकेंड्स में 6 इंटू 60, और 40 सेकंड एक्स्ट्रा ऑलरेडी दिए हुए, प्लस कर लिया। तो 360 प्लस 40 इसका टू कितना निकल कर आया? 400 सेकंड। तो ये निकल कर आ गया टाइम। इतने को क्या निकालना है? टाइम नहीं निकालना, हमको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब आप बोलोगे भैया मुझे तो फॉर्मूला नहीं आता, तो कम से कम गति का सूत्र तो पता ही होगा। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी किसी दूरी को तय करने में आपको कितना टाइम लगता है, वही आपकी स्पीड तय कर देता है। फॉर्मूले को चेंज किया, डिस्टेंस को उधर रहने दिया, टाइम को उधर भेज दिया। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या है? यूनिटी, सिंगल 1। टाइम क्या हो गया? 400 सेकंड। टाइम डिस्टेंस क्या निकल कर आया? 400। ठीक है, ऑप्शन में 400 है या नहीं? ये रहा 400। एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन, एकदम सवाल पे जवाब पे पहुंच गए हम। कितना आसान था। इसमें कोई 11 चाहिए था, कोई 12 चाहिए था, कोई मास्टर साइंस चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था। और अब यहां पर देखो, अगर हमें कुछ भी नहीं पता होता, इवन स्पीड का फॉर्मूला भी नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता, यूनिट कन्वर्जन में नहीं आती, तो इतना तो कम से कम आपको पता ही होगा कि स्पीड ऑफ लाइट होती क्या है। दोनों ही तो स्पीड ऑफ लाइट ऑलरेडी दी हुई है, नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइट है ये, और नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है और यूनिट चेंज की हुई है ऊपर। वो खुद बोल रहा है कि भैया स्पीड को यूनिटी ले लिया, मतलब स्पीड बदल दी गई है। अब बदल दी गई स्पीड में सिमिलर आंसर कैसे आ सकता है? कभी आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब ये दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए हमारे पास। ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पास खत्म हो गए। यहां पर मैं कोई ऐसा तुक्का नहीं सिखाने वाला आपको कि ये ए और बी को ऐसे काटो और सी को ऐसे काटो, नहीं।
तरीका होना चाहिए भाई को, यही है तरीका, सही तरीका यही है अगर सच में नीट क्रैक करना है तो। वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बेबो वाला सीन नहीं होता कभी भी, समझो इस चीज को। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, 500 एंड 400। तो स्पीड ऑफ लाइट में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, तो थोड़ा सा डिफरेंस हमें किसके पास लेकर जाता है, 400 के पास ही लेकर जाता है। और इवन अगर हम यूनिट्स भी चेक करें तो हमको यहाँ 40 नजर आता है, यहाँ 40 नजर आता है, और यहाँ पर आप एक तुक्का लगा सकते हो, बस ये है एक तरीका। अगला सवाल है हमारे पास डायोड से। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। नीचे एक बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी लगी हुई है, ध्यान रखना प्लस माइनस हो, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और इधर से करंट ऊपर जा रहा है, करंट को आई बोलते हैं, इतना तो आपको पता होगा, 10th लेवल पर आपने पढ़ा था ना, V इज टू आई आर, इतना तो पढ़ा होगा, ये तो फॉर्मूला पता होगा आपको, ओम्स लॉ कहीं ना कहीं पता होगा, 10th तक तो पढ़ाई करी होगी यार, ठीक है। तो ये करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है और यहाँ से वापस नेगेटिव टर्मिनल तक वापस आ जाएगा। लेकिन अब हैक क्या है यहाँ पे, यहाँ हैक क्या है कि ऑल डायोड एंड आर आइडियल एंड आइडेंटिकल, ये सभी डायोड्स लगे हुए हैं। अब बोलोगे यार ये डायोड्स क्या होते हैं, हमें तो भैया डायोड्स हमने पढ़ा ही नहीं है, हम नहीं जानते कुछ भी डायोड, 10th लेवल पर तो हमने कोई डायोड नहीं पढ़ा था। तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, है बहुत आसान। देखो सबसे पहली बात समझ लो, बस ये कहीं पर आपको ये बना हुआ नजर आ जाए ना, ये एरो बना हुआ आ जाए, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एरो की दिशा में तो ओपनिंग हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ से क्या है, क्लोज, मतलब बैक डोर एंट्री नहीं हो सकती। आप इस तरफ से एग्जिट ले सकते हो, इस तरफ से निकल सकते हो, इस तरफ से निकल सकते हो, लेकिन यहां से वापस नहीं आ सकते, यहां से वापस नहीं आ सकते, इतनी बात याद रखना, ठीक है। एरो की तरफ से बाहर जा सकते हो, लेकिन दूसरी तरफ से एंट्री क्या है, क्लोज है। अब तो समझ गए इसको, कभी ये देखने को मिलेगा तो अब तो कोई मुसीबत आपको नहीं आएगी। तो ये समझो जब करंट ऊपर जा रहा है तो देखो यहाँ सबसे पहले अगर यहाँ एंटर करने की कोशिश करेगा तो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ पे बंद है ना, यहाँ क्लोज है ना, तो यहाँ तो एंट्री नहीं कर पाएगा। तो फिर वो आगे चेक करेगा, यहाँ एंट्री कर पा रहा है, तो एक ये जगह होगी जहाँ से एंट्री कर सकता है। सेकंड, यहाँ 3 ओम, नहीं यहाँ एंट्री नहीं कर सकता। फिर आगे जाएगा 4 ओम, हाँ यहाँ पर एंट्री कर सकता है, और फिर नीचे पहुंच रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, तो अब ये कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब आपको नॉर्मल वी एस टू आई आर मैंने बता ही दिया है, ओम का नियम है, ओम्स लॉ है, इसको याद रखना, ये बहुत काम आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं या इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे सर्किट वाले, ओम्स लॉ कहीं ना कहीं आपके काम आने ही वाला है, और ये 10th लेवल ही है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे करंट जो है वो दो तरफ से निकल सकता है, एक 2 ओम से निकल सकता है और एक 4 ओम से निकल सकता है, यही समझ में आया। अच्छा, आपने 10th लेवल में एक चीज पढ़ी थी, ये देखो आपने 10th लेवल में एक चीज पढ़ी हुई थी कि अगर रेजिस्टेंस जैसे R1 है, R2 है, ये पहला ऑप्शन है। अब ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, मतलब एक साथ जुड़े हुए हैं, सामने सामने जुड़े हुए हैं, तो ये कैसे जुड़ जाएगा, R1 प्लस R2, और टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे ही होता था, प्रतिरोध आ जाएगा, कुल प्रतिरोध। लेकिन अगर ऊपर नीचे जुड़े हों तो इसे ये हो गया सीरीज, ये हो गया पैरेलल, यानी ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू 1/R। ऐसे तो निकलेगा। कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, यहाँ बटे में निकलेगा क्योंकि ये पैरेलल है। और ये कैसे निकलेगा, क्योंकि ये सीधे सीधे जुड़ जाएगा क्योंकि सीरीज में, इतना तो आपको पता ही होगा ना। चलिए अब आगे क्या करते हैं। आपको पता है R2 एंड R4 जहां से करंट निकल पा रहा है वो पैरेलल है एक दूसरे के, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं हम। अब इनको एक साथ हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि करंट जो है दोनों ही तरफ से निकल पा रहा है, दोनों ही तरफ से निकल पा रहा है, और जो दोनों एंट्री गेट है उनका एक अपना अपना रेजिस्टेंस है। ये जो 4 ओम 2 ओम जो दिया हुआ है, ये क्या रेजिस्टेंस मान लो इसको, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, इतना ही, इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं हो सकता। आप इसे रेजिस्टेंस ही मान लेना, सिंपल। और डायोड को ये समझ लेंगे गेट है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब इसे जोड़ लेते हैं हम टोटल रेजिस्टेंस के लिए, तो 1/2 अपन 1/2 अपन 1/4, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ऊपर 1 प्लस 1, और 2 की टेबल में 4 आता है 2 पर, तो 2 3/4, ठीक है। तो 1/R क्या आ गया, 3/4, और खाली रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस क्या निकल कर आया हमारा, 4/3 ओम, ठीक है। ये निकल कर आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। अब वो पूछ क्या रहा है, करंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ऑल डायोड आर आइडेंटिकल एंड, वो डायोड्स आर आइडियल एंड आइडेंटिकल, तो करंट पूछ रहा है सर्किट में, क्या करंट ही तो पूछ रहा है। अब करंट कितना बह रहा है, तो भाई सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, V इक्वल्स टू आई आर, फॉर्मूला होता है ना ओम्स नियम। अब V इक्वल्स टू आई आर, कोई हम I को इधर छोड़ दो, रेजिस्टेंस इधर नीचे आ जाएगा, तो I इक्वल्स टू V/R। I इक्वल्स टू V कितना दिया हुआ है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है बैटरी का,
10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है हमारा 4/3। अब इसको सॉल्व कर दो, इधर सिंपल सा साइंस है, 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे चला जाएगा, 15.4, तो करंट आ गया 15.4 एम्पेयर। ऑप्शन है कोई, ये रहा जी 15.4 एम्पेयर। खत्म हो गया क्वेश्चन। कोई 11th का साइंस लगा, कोई 12th का साइंस लगा, कुछ भी नहीं लगा, ये तो 10th लेवल से समाप्त हो गया। इसमें सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए था, ये गेट का क्या सिस्टम है और कौन कौन से रेजिस्टेंस को हम आपस में जोड़ेंगे। पेजेस हैं, सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए हो तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, हैंड रिटन ही है, काम आ जाएंगे आपके। बस थोड़ा बहुत पेन वेन चला हुआ मिलेगा आपको, पर काम चल जाएगा आपका। क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर सॉल्यूशन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम इतना आरपीएम टू इतना आरपीएम। आरपीएम तो आप सुनते रहते होगे, गाड़ी वाड़ी का शौक रखते हो तो आपको पता होगा। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, हर मिनट में पहिया कितनी बार घूम रहा है। ये नॉर्मल जीके है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आरपीएम का मतलब है रोटेशन पर मिनट, याद कर लो इसे, हर मिनट में कितना रोटेट हो रहा है कोई पहिया। ठीक, 600 था आरपीएम, अब बढ़कर कितना हो गया 1200, मतलब एक मिनट में, याद रखना यूनिट क्या कहते हैं, एक मिनट में 600 बार घूमता था। एक मिनट यानी 60 सेकंड में 600 बार घूमता था, अब वो 1200 बार, मतलब दुगनी हो गई स्पीड। क्या हो गई स्पीड, 2 टाइम्स हो गई। ये तो हुआ 2 टाइम्स ही तो हो गई। अब इन 10 सेकंड इसने बोला कि 10 सेकंड में बढ़ा दी। ये जो आरपीएम बढ़ा है कितनी देर में बढ़ा है, 10 सेकंड। आपने क्या किया, अब ये बोल रहा है द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय फ्लाईव्हील ड्यूरिंग द टाइम, मतलब इस 10 सेकंड में, इस 10 सेकंड में कितनी बार घूम गया पहिया। आपका पहिया इस 10 सेकंड में जो आपने स्पीड बढ़ाई, इस 10 सेकंड में कितनी बार पहिया घूम गया। सवाल समझ में आ गया। सबसे पहली बात, 600 आरपीएम था, 1200 आरपीएम बदल गया, 10 सेकंड लगे बदलने में। नंबर ऑफ रोटेशन इन 10 सेकंड पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ये देखो, अब ये क्या कह रहा है कि जब भी इस तरह का सवाल आता है तो जो बदलाव हो रहा है या स्पीड में जब बदलाव होता है ना, तो हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। 9th क्लास का फॉर्मूला है ये। 9th क्लास में जब हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ मोशन के अंदर नॉर्मल सी बात थी, एवरेज स्पीड निकाल ली थी। जब स्पीड बढ़ जाती थी या घटती थी, घटती हुई स्पीड या बढ़ती हुई स्पीड कभी भी होती थी, तो हम एक एवरेज स्पीड निकाल लिया करते थे। तो आरपीएम स्पीड ही है, आरपीएम बढ़ गया तो आरपीएम, एक एवरेज आरपीएम निकाल लेते हैं भाई, एवरेज क्या रहा होगा, क्या एवरेज स्पीड रही होगी। तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, दोनों को जोड़ दो, या तीनों तो तीनों को जोड़ दो, चारों तो चारों को जोड़ दो, और जितनी भी यूनिट्स दी गई हैं उतने से ही डिवाइड कर दो। यहाँ 2 दी गई हैं, मतलब एक 600 एक 1200, तो दोनों को एक दूसरे से जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। 1800/2 निकल कर आया 900। ये आपका निकल कर आया 900 एवरेज। इसका मतलब है कि आपका व्हील इस दौरान 900 रोटेशंस पर मिनट ले ही रहा था। मतलब आरपीएम ये निकल के आया कि आपका जो व्हील है वो 900 चक्कर तो एटलीस्ट काट ही रहा था पर मिनट। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। और पर मिनट का क्या मतलब है, मिनट में तो काम चलता नहीं है, अगर, क्योंकि यहां पर तो सेकंड्स में सवाल पूछा जा रहा है कि 10 सेकंड में कितनी बार घूमा, 10 सेकंड में कितनी बार घूमा। ठीक है, अब एक मिनट में घूम रहा है 900 बार, तो इसका मतलब 60 सेकंड में घूम रहा है 900 बार, यही तो हुआ। हाँ, तो यह 900 रोटेशन ले रहा है 60 सेकंड में। तो एक सेकंड में कैसे कितने लेगा, तो एक सेकंड के लिए 900 को 60 से डिवाइड कर दो। इतना सिंपल है यार, इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमें पता चला कि भैया 15 रोटेशन आ रही हैं, 15 चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, क्या निकल कर आया कि 15 रोटेशन आ रही हैं सिर्फ। ठीक है, 15 रोटेशन आ रही है हमारे पास एक सेकंड में। अब वो पूछ रहा है भैया 10 सेकंड में कितनी रोटेशन आई होंगी, तो बहुत आसान है, एक सेकंड में 15 है तो 10 सेकंड में 15 × 10 150 रोटेशन हुई होंगी। चेक कर लेते हैं 150 कोई ऑप्शन है, ये रहा, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसको सही जवाब इसका हमको बिना कुछ किए सॉल्व किए इसका लाना होता तो हम क्या करते। देखो बेटा, सबसे पहले चीज तो ध्यान दो, सिमिलर यूनिट जो क्वेश्चन में दी होती है बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर यूनिट्स कभी भी सही नहीं हो सकती आंसर में। तो यहाँ ऊपर 600 दिया हुआ है, नीचे 600 दिया हुआ है, बिल्कुल काट देना इसे। कहीं 600 ऊपर देखो 600 नीचे देखो तो राइट कर दो, ये सबसे गलत ऑप्शन है, बिल्कुल उड़ा दो इसको। ठीक है, अब 900 यहां पर क्यों दिया गया, जब बच्चा कोई आगे सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को तो 900 देखने को मिलेगा उसको, हो सकता है वहीं पर वो 900 पर आकर ही अपने क्वेश्चन को छोड़ दे। एक सेकंड में 900 बार घूम रहा है, उतने पे आगे छोड़ दे, इसलिए एग्जामिनर ने 900 यहां पर जानबूझ के दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस 900 को कैसे एलिमिनेट करेंगे। बच्चा एक बात ध्यान रखो, बड़ा दिमाग लगाओ, छोटी सी बात सोचो, कोई पहिया 600 बार एक मिनट में घूमता है, यानी 60 सेकंड में 600 बार घूमता है शुरुआत में, और बढ़ाकर 1200 बार घूमता है एक मिनट में, यानी 60 सेकंड में 1200 बार घूम रहा है। तो 10 सेकंड में जो घूमेगा 10 सेकंड में जो घूमेगा 60 सेकंड और 10 सेकंड में कौन बड़ा है,
60 सेकंड बड़ा है और 10 सेकंड उसके हिसाब से बहुत छोटा है। तो जो 10 सेकंड में जो पहिया घूमेगा वो 1200 घूम सकता है क्या? नहीं, ये तो 60 सेकंड में घूम रहा है। तो सीधी सी बात है कि आपका जो जवाब है वो 1200 से बहुत कम होगा। अब 900 तो 1200 के बहुत करीब है, समझ रहे हैं? तो बहुत कम होगा। मैं इसको 30 सेकंड भी ले लूं तो 1200 का आधा 600 हो जाता है ना। कितने पे? 30 सेकंड पे। तो 10 सेकंड में तो और भी कम होना चाहिए। नॉर्मल सोचो, एकदम नॉर्मल सोचो, बहुत उससे भी कम होना चाहिए। तो 900 तो इसका आंसर कभी भी नहीं आ सकता। दो ऑप्शन आपके बिल्कुल वही खटैक करके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और इसी कैलकुलेशन से जाओगे तो 300 भी खत्म हो जाएगा। सबसे छोटी यूनिट यहाँ पर 150 बचती है, वही आपको चूज करनी पड़ेगी अगर आप इसमें तुक्का भी लगाते हैं तो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया होगा। बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। अब बताओ इसमें कौन सा 12th का फिजिक्स लग गया, कौन सा 11th का फिजिक्स लग गया, कौन सा रॉकेट साइंस और जेई का फिजिक्स लग गया। बच्चे जेई के क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं, क्यों करते हैं आई डोंट नो, कोई जरूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल का आने का ये मतलब नहीं आप फिजिक्स को पूरा ही हार्ड लेकर चलो, नहीं यार, बहुत ईजी है फिजिक्स। चलिए आगे चलें, 5th क्वेश्चन करते हैं। देखो 5th क्वेश्चन कितना प्यारा है और ईजी भी है, आपको बहुत पसंद आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत इजी है, आराम से देखना, एकदम प्यार से काम हो जाएगा। ये बोल रहा है एक सिंपल पेंडुलम है, पेंडुलम ऐसे घूमता है, ऐसे नॉर्मल सी चीजें पता है आपको, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उसका टाइम पीरियड है टी। अब ये टाइम पीरियड क्या होता है मैं बता देता हूँ, बहुत ईजी है। और ये बोल रहा है कि उसकी द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद टाइम। अब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है समय के साथ कैसे बदलेगी, उसका कौन सा ग्राफ यहाँ पर ठीक है। तो ग्राफ को चेक करने से पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो मोशन कैसी होती है, ये यहां से शुरू होगा, बीच में आएगा और फिर एंड में जाएगा और फिर से वापस चला जाएगा। ये इसका एक पूरा मोशन हो गया ना, ऊपर से इधर जाना, इधर से टॉप पे जाना और फिर टॉप से फिर से नीचे आना और फिर दोबारा से वापस उस पोजीशन पे चले जाना। ये इसका एक पूरा मोशन हो गया, थ्रू एंड फ्रो। याद रखना ये एक बॉब का पूरा मोशन है। टाइम पीरियड बोलते हैं, यही है कैपिटल टी, टाइम पीरियड। ये जो यहां से लेके वहां तक गया हाफ टाइम और वहां से लेके वापस आया पूरा टाइम, ये उसने पूरा मोशन कंप्लीट कर दिया, ये हो गया उसका टाइम पीरियड। आप जरा बेटा एक चीज याद रखो, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चलने पर बनती है जब मोशन में होती है कोई चीज, और पोटेंशियल एनर्जी कब बनती है जब कोई चीज रेस्ट में होती है। बॉब यहां था, शुरुआती पोजीशन में था, तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी? कुछ भी नहीं थी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कुछ थी, क्योंकि ये रुका हुआ है। और जैसे ही छूटा नीचे की तरफ गया, जैसे ही ये नीचे की तरफ गया और बीच में पहुंचा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी बहुत कुछ है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। अब ये फिर से अपने टॉप मोशन में जाएगा और एंड में पहुंचेगा, जहां पर जाके ये फिर से रुकेगा, जहां पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हल्का सा पॉज लेता है, हल्का सा पॉज। जब आप बॉल ऊपर फेंकते हो तो बॉल ऊपर जाती है और फिर हल्का सा पॉज लेके वापस नीचे आती है, ऐसे ही होता है ना। जब वो पॉज है ना, वहां पे स्पीड एकदम जीरो हो जाती है। तो जब स्पीड एकदम जीरो हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल जीरो हो ही जाएगी। अब इस बात को समझो, आपको समझ में आ गई, यहीं से आप ग्राफ को सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको समझ में आई, इस पूरे पाथवे में काइनेटिक एनर्जी दो बार जीरो हो रही है, एक तो इनिशियली और एक फिर से फाइनली। शुरुआत में और एंड में काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है। अब मैं क्यों काइनेटिक एनर्जी पर फोकस करवा रहा हूं आपको, क्योंकि यहां पर जो सवाल है वो सवाल आपसे फोकस करके क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। वेरिएशन मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो बदलाव हो रहा है ना पेंडुलम के मूव करने से, उस दौरान, उस बदलाव के दौरान कितनी बार काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पीरियड के दौरान चेंज होती है। तो मैंने आपको दोनों बार दिखा दी, एक बार मैक्सिमम होती है, बीच में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, पेंडुलम के बीच में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और शुरुआत में और एंड में दोनों तरफ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। अब जरा ग्राफ चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये पहला ग्राफ क्या कहता है, अभी इसे एलिमिनेट करते हैं, देखो कैसे होगा ये। अब ये कह रहा है पहला ग्राफ, ये तो काइनेटिक एनर्जी है ऊपर की तरफ जो बढ़ रही है, और ये टाइम है जो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ेगा ही। अब ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिल्कुल सीधी है, मतलब चेंज ही नहीं हो रही। काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही, पेंडुलम के टाइम में चेंज ही नहीं हो रही। अरे भाई, शुरुआत में भी जीरो है, एंड में भी जीरो है, बदलाव हो रहा है और बीच में मैक्सिमम है, तो ये तो ग्राफ कैसे भी पॉसिबल है ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन होता है। चलिए अगला ग्राफ देख लेते हैं। तो अगला ग्राफ क्या कह रहा है, ये ग्राफ बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी चल रही है और हाफ टाइम पे आ रही है और फिर उसके बाद फिर से
बढ़ रही है। तो यहां पर देखो ये कैसे हो सकता है, यहां तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे देखो शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और ये शुरू कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कुछ है, ये तो जीरो है, ये है ना जीरो पॉइंट, किसी ग्राफ का जीरो पॉइंट क्या ये होता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि शुरुआत जब होती है बॉब की, जब घंटा शुरू होता है तो जीरो होती है काइनेटिक एनर्जी, जीरो से स्टार्ट होती है काइनेटिक एनर्जी, पर यहां तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर रहा है पहले से ही, तो ये जीरो है ही नहीं काइनेटिक एनर्जी भाई, ये तो ग्राफ बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि शुरुआत में जीरो होता है। अगला ग्राफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इस ग्राफ को यहां से समझना हिंदी वाले सेक्शन से, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राइंग व्राइंग हो गई है सॉल्व करते टाइम बच्चे से। तो यहां पर देखो जीरो से काइनेटिक एनर्जी शुरू हो रही है, शुरुआत तो ठीक है, अब वो बढ़ रही है, ठीक है, बीच में पहुंच गई तो मैक्सिमम है, और फिर से घट रही है हाफ टाइम में, सही बात है ना, हाफ टाइम का मतलब समझते हो ना आप। देखो ये बॉब यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, एक चक्कर हो गया, ये हो गया हाफ टाइम, अब यहां से फिर वापस आया तो ये हो गया फुल टाइम, पूरा टी, तो ये हाफ टी मतलब बिल्कुल सही है, आधे टी का एकदम सही बना हुआ है। फिर जीरो से स्टार्ट होती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर जीरो हो जाती है और चलती रहती है, ये काफी सही रिप्रेजेंटेशन है काइनेटिक एनर्जी के वेरिएशन का। अगला देख लेते हैं, तो ये बोल रहा है जीरो से स्टार्ट होती है काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड, फिर बढ़ती है, सही है, मैक्सिमम जाती है, ओके, फिर जाती है जीरो होकर नेगेटिव हो जाती है। भाई एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, एनर्जी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो जो नेगेटिव ग्राफ तो कभी हो ही नहीं सकता, एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, या तो जीरो होगी या कुछ होगी, या तो जीरो होगी या कुछ होगी, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगी। तो नेगेटिव ग्राफ किसी भी एनर्जी के केस में आ जाए ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, आंख बंद करके उस ग्राफ को बिल्कुल हटा देना या उस ऑप्शन को बिल्कुल एलिमिनेट कर देना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। राइट ऑप्शन 3 हमारा आ गया। अगला सवाल कर, सवाल नंबर 6। अब ये सवाल क्या कह रहा है देखो, a resistor is connected to a battery of 12 volt EMF and internal resistance 2 ohm. If the current in the circuit is 0.6 ampere, terminal voltage of the battery is। अब हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा है क्या, फिर वैसे इस क्वेश्चन को हम तुक्के से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है, पर हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एग्जैक्टली है क्या चीजें। देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज समझा दूं, यहां पर कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं। रखा है कि एक बैटरी है, बहुत ध्यान से देखना, देखो बहुत सिंपल है एकदम, ये बैटरी है, लो बैटरी बना दी मैंने, ड्राइंग के लिए मैं माफी चाहूंगा, प्लस माइनस, ये बैटरी है और ये 12 वोल्ट। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, पर कोई जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, इन सारी टर्मिनोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है, तो ये समझ लो बैटरी है, इसकी कैपेसिटी 12 वोल्ट है। अब इसके अंदर क्या रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है, छोटा रेजिस्टेंस है, करंट को रोक रहा है, इंटरनली बैटरी के अंदर ही है, और उससे जब करंट बाहर आता है उसमें डिफरेंस होता है, जो वोल्टेज बाहर निकल कर आती है ना, वो उसमें कुछ डिफरेंस होता है। मैं दोबारा बता देता हूं, देखो एक, और जब उस इंटरनल रेजिस्टेंस में बिजली खर्च होकर जब आपके पास पहुंचती है तो कुछ कम पहुंचेगी, जितनी बैटरी कैपेसिटी होगी उससे कम पहुंचेगी, थोड़ी कम पहुंचे पर थोड़ा उसमें कटौती हो जाएगी, टैक्स कट जाएगा, तो जब टैक्स कट के तुमको जो वोल्टेज मिलता है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं और कुछ नहीं है। बस वही पूछ रहा है इस सवाल में, टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है, मतलब यही है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस से टैक्स कटने के बाद जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, इतना सिंपल सा सवाल है। समझ में आ गया, सवाल समझ में आ गया तो सवाल खत्म, ठीक है। देखो अब मैंने सॉल्व करके दिखा रखा है, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट दिया हुआ है 0.6 एम्पियर। अब आपको एक फॉर्मूला मैंने बोला था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, 10th लेवल का एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो है V = IR, यानी ओम्स लॉ। बहुत ईजी है, याद कर लो इसको, बहुत आसान है। V वोल्टेज, I करंट, R रेजिस्टेंस, इतना आसान है, ठीक है। अब ये टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। अब करंट की जगह पे करंट लगा दो, रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टेंस निकाल दो, वोल्टेज लगा दो, ये निकल कर आ गया 1.2 वोल्ट, ठीक है। यानी ये निकल कर आया वो वोल्टेज जो कि कट जाता है, इतना वोल्टेज कम हो जाता है 2 ओम रेजिस्टेंस की वजह से कट जाता है। अब टोटल वोल्टेज कितना है बैटरी का, 12, और कट कितना रहा है 2 ओम की वजह से 1.2 ओम, तो क्या निकल कर आया 10.8 वोल्टेज। चेक करते हैं आंसर है ऐसा कुछ, लो जी ये रहा, समाप्त हो गया। यहाँ पर बोल रहे हैं एक फ्लास्क कंटेन कर रहा है, फ्लास्क मतलब कोई बर्तन है, उसके अंदर आर्गन है और क्लोरीन है, 2 गैसेज है, उनका रेशियो दे रखा है 2:1, यानी आर्गन 2 है तो क्लोरीन 1 है। द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज इतना, मतलब इन दोनों को मिक्स करके जो टेम्परेचर बन रहा है वो 27 डिग्री सेल्सियस बन रहा है।
इसका कोई लेना देना नहीं, मैं समझाऊंगा आगे। बहुत इजी है, बहुत बहुत ही ज़्यादा इजी है। 9th में सॉलिड लिक्विड गैस वाला चैप्टर है ना, वहीं से समाप्त है ये सवाल। तो द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर, जहां भी रूट मीन स्क्वायर आ जाए ना, ये समझ लो कि क्वेश्चन में रूट ही होगा, सवाल जवाब में रूट आना ही आना है। बिना रूट वालों को तो बिल्कुल ही अपरूट करके हटा देना, ठीक है ना। तो खुद ही पता है तुमको कहां से क्या हटाना है। ये 2 ऑप्शन तो आप तुरंत ही हटा दोगे। और फिर तुक्का बता देता हूँ, फिर सॉल्व करके दिखाऊंगा बच्चों को समझ। नॉर्मल देखो, सबसे पहले आपने ये दोनों हटा दिया, अब बचे हमारे पास रूट 7/2 और 2/√7, ठीक है। मतलब जवाब इन दोनों में से एक ही है। कौन सा वाला जवाब सही होगा, तो हम देखेंगे मोस्ट कॉमन कौन सा है। 7/2, यहाँ 7 ऊपर 2 नीचे, 7 ऊपर 4 नीचे, 7 ऊपर 2 नीचे, 7 हर बार ऊपर है, हर बार ऊपर है, तो 7 ऊपर ही होना चाहिए। इसलिए मोस्ट प्रोबेबल तुक्का हमारा फर्स्ट बैठता है। अब सॉल्व करके देख लेते हैं ये सॉल्व कैसे होता। फॉर्मूला देखो यहाँ पर दे रखा है ना, और दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी खुद बता रखा है। ये फॉर्मूला लगा लेना, रूट मीन कर देना, और ये हमने दे रखे हैं दोनों के मास। अब देखो सॉल्व कर देता हूं, कितना आसान है, 9th लेवल पर सॉल्व हो जाएगा सवाल। चलिए देखो सॉल्व कर भी रखा है मैंने, देखो। तो आर्गन है 2, क्लोरीन है 1, 2:1 के रेशियो में ले रखा है। दोनों का टेम्परेचर है 27। दे रखी है गैस मॉलिक्यूल की आरएमएस। देखो अभी इससे पहले हमने एक सवाल किया था आरपीएम, जहां पर जब व्हील घूम रहा था तो हमने कहा था रोटेशन पर मिनट। तो वो जब रोटेशन मोशन होता है तो उसको नापने का तरीका है वो आरपीएम। लेकिन जब यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड की बात करते हैं ना, हम गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं हमेशा, तो हम आरएमएस की बात करते हैं। क्या करते हैं, आरएमएस की बात करते हैं, रूट मीन स्क्वायर। क्या, रूट मीन स्क्वायर की बात करते हैं। वैसे नॉर्मल से टर्मिनोलॉजी है, ये भी नहीं आती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब उसने खुद बोल दिया है क्वेश्चन के अंदर कि हमें क्या करना है, वो भी हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब हमें क्या चाहिए यार, सब कुछ तो प्लेट में सजावा दिया, फॉर्मूला दे दिया, उसके बाद दोनों के मास दे दिए, दोनों के मास को अंडर रूट में करके डाल दो, ठीक है। चलिए डाल दिए, तो आर्गन का 40 और क्लोरीन का 70, 0 से 0 गया, ऊपर 7/4, √7 तो भाई कुछ निकलता ही नहीं, √7 रहेगा, लेकिन 4 क्या होगा, √4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल कर आया हमारा, √7/2, ठीक है। बस एक सवाल आएगा आपके पास कि भैया ये उल्टा क्यों हो गया। तो स्पीड जो होती है ना, वो हमेशा रूट मीन स्क्वायर का उल्टा होती है। बस इस बात को याद रख लेना, जो भी आपका आंसर आएगा उसे उल्टा कर देना। इसलिए तो एग्जामिनर ने यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए थे पहले ही, रूट देखो 2/√7 भी तो दिया है, हाँ 2/√7 भी तो दे रखा है। आप सोचो कितना तेज है एग्जामिनर। तो उसने क्या सोचा कि बच्चा अगर सॉल्व कर रहा है तो कहाँ फंस जाएगा। तो लेकिन आप तो तुक्का भी जानते हो, नॉवल भी जानते हो, तो आप फंसने वाले तो हो नहीं, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। मज़ा आ रहा है बच्चों तो लाइक मारते चलना अगर मज़ा आ रहा है तो, और आपको सच में लग रहा है ना बहुत आसान तरीके से पेपर सॉल्व हो रहा है। तो ये कोई ट्रिक नहीं दे रहा हूँ यार मैं, देखो तुक्का ट्रिक तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको। 8वां सवाल क्या कह रहा है, 8वां सवाल कह रहा है कि एक रे ऑफ मोनोक्रोमेटिन लाइट इज पास थ्रू अ इक्विलेटरल प्रिज्म शोन इन द फिगर फलाना फलाना, ये और ये घुस गया। हमें सवाल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इसके अंदर बस सीधा पूछ रखा है एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। अब आप बोलोगे भैया हमको तो कुछ समझ नहीं आया, तो जरा समझा देते हैं। से घुसा 50 डिग्री पर घुसा, जो लाइट घुसी वो 50 डिग्री पे घुसी, यानी इंसिडेंट रे, यानी आई जो है इसको आई बोलते हैं, ये आपको ऑलरेडी 50 दे रखा है। और आंख बंद करके बता रहा हूं बच्चे, इस बात को याद रखना, प्रिज्म में जिस एंगल पर लाइट घुसती है उसी एंगल पर बाहर निकल जाती है। जिस एंगल पर लाइट घुसती है, इंसिडेंट रे होती है, उसी एंगल पर बाहर निकल जाती है। अगर ये वाला प्रिज्म दे रखा है तो अलग अलग तरह के प्रिज्म में अलग अलग तरह के एंगल्स बनते हैं। तो यहाँ पर पैरेलल होता है, बेस से ये होता है वो होता है। मैं इतना मैथमेटिक्स नहीं समझा रहा आपको, मैं सीधा सा बता रहा हूँ कि अगर ये नॉर्मल प्रिज्म आपको दिखाई देता है, ट्राइंगल दिखाई देता है, इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है वही आपका इमर्जेंट रे का एंगल होगा, यानी आई इक्वल्स टू ई होगा हमेशा। जिस एंगल से घुसेगी उसी एंगल से बाहर भी निकल जाएगी, दिख भी रही होगी आपको, देखो इस एंगल से घुसी, इस एंगल से बाहर निकल गई। तो आई और ई क्या हो गया तुम्हारा, बराबर हो गया, इमर्जेंट रे, ठीक है ना। अब यहां पर एक बड़ा और एक यहां पर एंगल दे रखा है प्रिज्म का, ये भी देख लो जरा, ये देखो प्रिज्म का एक एंगल दे रखा है 60, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तभी तो टोटल 180 होता है ना। त्रिभुज जो होता है उसके सारे कोणों का योग क्या होता है, द सम ऑफ द टोटल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। नहीं तो कुछ 9th वाला सिस्टम दिखाई दे रहा है भैया, ठीक है। और ये थोड़ा सा साइंस दिखाई दे रहा है। तो एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, इस फॉर्मूला को याद रख लेना कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को अगर हम जोड़ दें, एंगल को अगर हम जोड़ दें, तो हमेशा किसके बराबर होगा, प्रिज्म के एंगल के
और जितने डाइवर्ट हुई, मतलब जितना एंगल लाइट अपने पाथ से भटक गई उसके बराबर होगा। हमेशा याद रख, कितना आसान है। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे का जो भी एंगल है दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो हमेशा प्रिज्म के एंगल और डाइवर्जेंट एंगल के बराबर ही होगा, वो एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर ही होगा। तो कभी दिखाऊंगा आगे कैसे होता है, ठीक है। तो ये 50 है, आई ई भी 50 है, एंगल प्रिज्म 60 है, डेविएशन का पता नहीं, दोनों को जोड़ेंगे 100 आएगा, 60 इधर प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, डेविएशन निकल कर आया 40 डिग्री। आंसर चेक करते हैं। तो 40 कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, ये रहा 40 ऑप्शन। अगर तुक्का लगाते तो कैसे लगाते, ये देखो, ये 50 है, ये हमेशा 50 होगा निकलते हुए, इसमें कोई दो राय तो नहीं है आपके, ठीक है। डेविएशन का जो एंगल होता है ना, डेविएशन का जो एंगल होता है, जो बदलाव का एंगल होता है, वो बहुत भीषण एंगल नहीं होता, बहुत ज्यादा बदलाव, तो वो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो जाता, थोड़ा बहुत ही बदलाव होता है। ऐसा नहीं है कि वो इमरजेंट रे का जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे का उससे भी बहुत ज्यादा बदलाव होगा। डेविएशन, थोड़ा डेविएशन होता है। आप ये देख रहे हो ना, थोड़ा ही तो डेविएशन है, तो 50 से तो कम होगा डेविएशन, ये तो पक्का ही है कि 50 से कम ही होने वाला है, ठीक है। तो 55 तो यहां से ऑप्शन से हमारा वैसे ही समाप्त हो जाता है। अब याद रखना बेटा, 45 कभी भी नहीं बनेगा आंसर इसका, 45 कभी भी बन ही नहीं सकता, इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है ना। अब बचता है 35 और 40, तो हमारा नियरेस्ट एंगल है ही 40 बस, तो इसलिए 40 बनेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी 40 और 45 के बीच में आपको कंफ्यूज किया गया है, तो इससे आप तुक्का लगा सकते हो। वैसे यार मैं इसको तुक्का लगाऊं तो कैसे लगाऊंगा, इस बात को याद कर लेना आज बच्चों। जब भी कभी एटम की बात आए, मॉलिक्यूल्स की बात आए, एनर्जी की बात आए, दूरी की बात आए, डिस्टेंस की बात आए, मॉलिक्यूलर लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर, तो यहां पर बेटा हमेशा याद रखना कि 10⁻10 जो होगा वो हमेशा एक्यूरेट आंसर होगा। बाकी तो कुछ और चीज चेक करने की जरूरत है ही नहीं, 2.1 2.1 2.1 सब जगह यही है। तो कैलकुलेशन से तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, एग्जामिनर चाहता भी नहीं कि आप लॉन्ग एक्सप्लेनेटरी कैलकुलेशंस करो, वो चाहता ही है कि सीधा आप नंबर गेम की तरफ जाओ, अगर आप सही से ठीक जा सकते हो तो यहाँ पर हमारा मोस्ट एक्यूरेट आंसर 3 है। हमेशा कभी भी ऐसा आए और इस तरह के ऑप्शन दिखाई दे या 10 दिखाई दे पावर में, आंख बंद करके लगा देना, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 90% से ज्यादा है। अब मैं जरा सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको, सॉल्व कैसे होता अगर ये होता तो। देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज सिखा दूं कि ये है क्या, तो यहां पर पढ़ ही लेते हैं सवाल को एक बारी। तो ये बोल रहा है द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना इलेक्ट्रोवोल्ट, द रेडियल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन द केस ऑफ अप्रोक्सीमिटी। अब ये है क्या, जरा इसको समझते हैं। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, देखो सबसे पहले ये समझ लो, ये एटम है कोई भी, ये हाइड्रोजन का एटम समझ लो, ये न्यूक्लियस है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ना जो घूम रहा है, हाइड्रोजन में तो एक ही है, जब इसे एनर्जी मिलती है तो ये क्या करेगा, पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाएगा। जो क्लास होती है, अगर मैं 10th लेवल पर बोलूं, KLMN क्लासेस होती हैं, ठीक है, तो वहां पर पहली बार जब एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट क्लास में चला जाता है, ठीक है। आपको पैसा मिल गया, आप बड़ी दुकान पे जाओगे, और पैसा मिल गया और बड़ी दुकान पे जाओगे, मतलब क्लासेस बदलती रहती हैं। और फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी खोता है तो फिर वो वापस अपनी सेम क्लास में वापस आ जाता है, जब पैसा खर्च हो जाता है तो वापस आ जाते हो ना। तो यही होता है एक्साइटेड स्टेट और नॉर्मल स्टेट, ठीक है। देखो अब 10th में नहीं है ये चीजें, इसलिए मैं नहीं समझा रहा। चलिए, सबसे पहली कक्षा क्या होती है, N1 बोलते हैं इसको, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, पहली बार जब एनर्जी मिली, और जब और मिलेगी तो वो दूसरी क्लास में पहुंच जाएगा, N2 स्टेट में पहुंच जाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं इसको। और अब ये पूछ रहा है कि जब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में था इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन कहीं यहां पहुंच गया N2 में, एनर्जी मिली उसको, तो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, तो अब इस न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये पूछ रहा है भाई। इस केंद्र से क्या दूरी रही होगी उस इलेक्ट्रॉन की, और कुछ नहीं पूछ रहा, ये नॉर्मल सा सवाल है। तो कभी भी इस तरह का सवाल आता है तो उसके अंदर बोर एटॉमिक मॉडल, हाइड्रोजन मॉडल जो उसने दिया था, उसका रेडियस निकालने का फॉर्मूला लगता है 0.529 N2/Z। Z क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर, और N2 क्या है यहाँ पर, वो स्टेट, जिस स्टेट में है, तो वो किस में है, एक्साइटेड स्टेट में, तो वो N2 की जगह क्या हो गया, 2 हो गया। एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन का 1 है, और फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आंसर हमारा आ गया 2.1 10⁻10। पर बाकी मैंने आपको एक बहुत नॉर्मल तरीका बता दिया है। अच्छा एक चीज बताऊं, इस फॉर्मूला से अगर आप जाते तो यहाँ पर कितना सब कुछ दिया हुआ है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की यूनिट दे रखी है, और इतना सारा सब कुछ दिया हुआ है,
अब इतना सारा कैलकुलेशन करके आप एक आंसर तक पहुंचते। मैंने क्या किया देख रहे हो आप, एक बोर के छोटे से फॉर्मूले से सवाल सॉल्व हो गया। तो आसान सवाल आसान होता है, एग्जामिनर जानबूझ के आपको इतना सब कुछ देता है ताकि बॉक्स है जिसका 15 किलो मास है, वो एक फ्लोर पे रखा हुआ है स्टेशनरी ट्रॉली के, ट्रॉली है, उस ट्रॉली के ऊपर ये वजन रखा हुआ है। अभी मैं फिगर बना के दिखाऊंगा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड ट्रॉली इज इतना, कीप द बॉक्स स्टेशनरी, स्टार्ट ओवर द ट्रॉली, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन एट विच द ट्रॉली कैन बी मूव। देखो कि अब बहुत आसान सवाल है, आराम से हो जाएगा सॉल्व ये, ठीक है। और अगर तुक्का तुम लगाते तो ये देखो, हमेशा याद रखना कि जो यूनिट्स हमें ऊपर दे रखे हैं उन यूनिट्स के आसपास का ही जवाब होगा। एक तो कॉमन देखो, कॉमन क्या है यहाँ पे 2.1 1.2, ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। तो इन दोनों के बीच में एक सवाल है, या तो 2.1 सवाल है या तो 1.2 सब जवाब है, या तो 1.2 इसका जवाब है। नियर कहाँ पहुंच रहे हैं हम बताओ, हम नियर कहाँ पहुंच रहे हैं? तो हम नियर पहुंच रहे हैं 1 और 2 के, 1 और 2 यहाँ ऑप्शन में, 1 और 2 ये सही ऑप्शन है। एकदम सही तुक्का लग गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अब इसे सॉल्व करा के दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो फिगर समझा दूं। देखो ये बोल रहा है एक ट्रॉली है, इसमें पहिए लगा देते हैं ट्रॉली में, इस पर वजन रखा हुआ है, ये 15 किलो का वजन है। इसे आगे की तरफ एक्सेलरेट कराना है हमें, लेकिन ये पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये जो बॉक्स है ये पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब आप बोलोगे पीछे क्यों जाएगा? बेटा याद रखो, जैसे आप बस में होते हो, गाड़ी में होते हो, जब एकदम झटके से गाड़ी को एक्सीलेट करके आगे भगाया जाता है तो आप एकदम से पीछे हो जाते हो ना, एकदम धक्का लगता है ना, एकदम से बस के वो हैंडल्स पकड़ लेते हो ना, या मेट्रो में बैठे होते हो तो एकदम से मेट्रो का हैंडल पकड़ते हो, वो चलती है, या एकदम से वो ब्रेक लगते हैं। तो क्यों? क्योंकि आप एकदम पीछे जाने लगते हो। ये आपको मोशन के लॉ के बारे में तो पता ही होगा। ऐसे एक्सीलरेट करूंगा तो ये बक्सा थोड़ा बहुत पीछे जा सकता है ना, तो हमें ऐसे एक्सीलरेट करना है, बड़े प्यार से स्लो स्लो चलना है और फिर एक्सीलरेट करना है। उससे क्या होगा, बॉक्स पे कोई भी धक्का नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो अब क्या बोल रहा है, इस बॉक्स और इस ट्रॉली के बीच में हल्का सा फ्रिक्शन भी है। भाई फ्रिक्शन तो होगा तभी तो टिका हुआ है यहाँ पे, स्लिपरी होता तो टिक ही नहीं पाता, फिर तो हल्के सा हल्का भी मैं एक्सेलरेट करूंगा तो भी वो फिसल जाएगा। तो उसके बीच में फ्रिक्शन दे रखा है और वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.12, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी रुका हुआ फ्रिक्शन है। इस बॉक्स को इस ट्रॉली के ऊपर सेट करके रखा हुआ है इसने। समझ रहे हो आप, ये कितना आसान हो गया। अब हमको सिर्फ ये करना है कि भैया हमें इतना एक्सेलरेट करना है, इतना एक्सेलरेट करना है कि ये फ्रिक्शन की लिमिट भी ना टूटे और इस लिमिट के अंदर ही हम आगे बढ़ जाएं। बड़ा आसान हो गया। अब ये देखो जरा सवाल, अब मैंने सब कुछ बता दिया। हमेशा याद रखना, एक फोर्स होती है जो आपको हमेशा अपनी पोजीशन पे बनाकर रखती है और आपको अपनी पोजीशन से बदलने नहीं देती, उसको सीडो फोर्स बोलते हैं, जो आपको हमेशा पीछे की तरफ पुश करती है, ठीक है। और फ्रिक्शन आपको जोड़ के रखता है उस जगह से, ठीक है। तो ये पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो सीडो फोर्स है जो आपको पीछे की तरफ खींचेगा, लेकिन हमारा जो फ्रिक्शन है वो हमें रोक के रखता है, इतना है कि वो हमें रोक के रखता है। तो याद रखना सीडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन है mg। भाई देखो जितनी भारी चीज होगी ना, जितनी भारी चीज होगी वो उतनी ही ज्यादा फ्रिक्शन से जमीन पर टिकी होती है, ठीक है। एक हल्का सा बॉक्स है जिसमें 1 किलो वजन है, आप क्या करोगे, आराम से हाथ से पुश कर दोगे। अब एक पत्थर रखा है जिसका 1000 किलो वजन है, हाथ से पुश कर दोगे उसे? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका वेट इतना ज्यादा है, ग्रेविटी उसको उतनी ही तेज तरीके से अपने से जोड़े रखती है और फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि आप उसे आगे मूव करने में बहुत सक्षम नहीं होंगे और आपको 1000 किलो से बहुत ज्यादा वजन लगाना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो फ्रिक्शन है बीच में, अगर उसको खिसकाना है आपको तो, ठीक है ना। तो इसलिए फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। और ये क्या है यहाँ पर एस जो दिखाई दे रहा है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है ना। तो याद रखना कि स्यूडो फोर्स जो है वो हमेशा हमारे फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। पीछे जो आपको फोर्स लेकर जा रहा है वो आपको ना लेकर जा पाए, कब ऐसा हो सकता है, जब आपके फ्रिक्शन के बराबर हो। वो का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये हो गया हमारा फ्रिक्शन का फॉर्मूला, मास से मास चला गया, यहां बचा खाली एक्सेलरेशन, यही हमें निकाल के भी देना है, एक्सेलरेशन ही तो पूछ रहा है, ठीक है। ये आ गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जी मतलब ग्रेविटी। ग्रेविटी कितनी लेनी है पहले ही इसने बता दी है, यहाँ पे देखो ये बोल रहा है जी को ले लेना आप 10, ठीक है। जब 10 बोल दिया तो 10 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर आओ, तो ग्रेविटी को ले लिया 10, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये रहा 0.12, 10 आंसर आ गया, एक्सेलरेशन 1.2, खत्म हो गए सवाल, कुछ बचा ही नहीं सवाल। तो ये सवाल नंबर 12 देखिए आप, इस 12 सवाल में बोल रखा है कैपेसिटर्स दे रखे हैं और उनकी कैपेसिटेंस दे रखी है, एक पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, ये सब बराबर है, ठीक है।
10 दे रखा है फोर्स इनका, इतना समझ लो नॉर्मल तरीके से, बहुत ज़्यादा साइंस में मत जाओ। और एक अलग है पांचवा, ये रहा नीचे, जिसका है 2.5। ठीक है, ये कैपेसिटेंस दे रखी है इनकी, ये बोल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बता रहा है कि नीचे एक बैटरी जुड़ी हुई है, 50 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है ना, सवाल क्या बोल रहा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा, इतना पूछ रहा है बस, कुछ नहीं पूछ रहा है इस सवाल में। तो अगर इसका तुक्का लगाना होगा तो मैं कैसे लगाऊंगा, सबसे पहले मैं भाई कॉमन आंसर देखूंगा। कॉमन आंसर 2 और 3 है, पहला और दूसरा वैसे ही मेरे ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा, यह एलिमिनेशन मेथड हमेशा याद रखना। फिर उसके बाद ठीक है, अब लेकिन मैं इन दोनों में कंफ्यूज हूं कि जो फोर्स है वो 125 रहेगा या 250 रहेगा। तो बहुत आसान है, देखो क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 2.5, वोल्टेज दे रखी है 50। ठीक है ना, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो 125 पर आकर ही रुक जाता हूँ, इससे ज़्यादा जाता ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके तुक्का जब जाकर सही बैठता है। फिजिक्स के अंदर ब्लाइंड तुक्का नहीं चलता है, याद रखना इस बात को, ब्लाइंडली मत खेलना। चलिए अब इसे ज़रा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि अगर आपको नहीं पता है कैपेसिटर क्या होता है, तो समझ लो कैपेसिटर एक बाल्टी है, एक छोटी सी बाल्टी है, बकेट है, बोतल है, जो थोड़ा सा वाटर स्टोर करके रख लेती है। बस जब पानी आता है थोड़ा सा ये स्टोर कर लेते हैं, तो यही वाटर क्या है, चार्ज है। ये थोड़ा सा चार्ज स्टोर करके रख लेते हैं अपने पास, बस और कुछ नहीं है। चार्ज को स्टोर करके रखते हैं, जितनी जिसकी पावर उतना वो चार्ज स्टोर कर लेता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चन को। तो यहां पर देखो C1, C2, C3, C4 जो दे रखे हैं उनका जो कैपेसिटी है वो 10 दे रखी है, सिमिलर कैपेसिटी है चारों की। तो एवरेज निकाल लें चारों का, है ना, अलग अलग क्या सॉल्व करें, एवरेज निकाल लेते हैं। तो 10/4 हो जाएगा चारों का, क्या निकल कर आया 2.5। देखो कैपेसिटी क्या निकल के आई, 2.5 निकल कर आई। अगर एक इंडिविजुअल की निकले एवरेज से क्या हो गया, इंडिविजुअल की निकल आई, क्या निकल कर आई 2.5। और जो अगला दे रखा है C5, उसकी कितनी है, उसकी भी 2.5 है। तो इन चारों की मिला के और उसकी अकेले की सेम ही तो है। अब वोल्टेज क्या दे रखा है 50, मल्टीप्लाई करना होता है भाई इस केस में कैपेसिटर वाले में, और कुछ नहीं करना होता। तो C5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 125 आ रहा है, इन सभी से करेंगे, इनका एवरेज निकाल के करेंगे तो भी 125 आ रहा है। तो आंसर मेरा क्या हो गया, फिर मेरा आंसर तो यही हो गया ना, जहां पर मैं शुरुआत में आ गया था कि भैया सभी के ऊपर, ठीक है, 5 वाले के ऊपर भी और सभी के ऊपर भी 125 इतना ही रहेगा। बात खत्म हो गई। कितना आसान सवाल था, देखने में कितना मुश्किल लग रहा है। अगला सवाल करें, चलिए। अगला सवाल बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, विल बी, चलिए, बहुत अमाउंट ऑफ वर्क पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं क्या बताऊं आपको, बेहद आसान में से एक है ये। ठीक है ना, अब मैं पहले थोड़ा सा समझा देता हूं आपको फिगर से, वैसे आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, पर फिर भी समझा देता हूँ कि ये अर्थ है, अर्थ का एक सेंटर से मान लें तो ये रेडियस है, कोई मास m यहाँ रखा है, किसी ने उठाकर उसको इतना ही ऊंचाई पर ले गया जितनी की रेडियस ऑफ अर्थ है। रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा हो गई भाई, बहुत ऊंची हो गई एवरेज से। एक आदमी ने इतना महान काम किया है, किसी व्यक्ति ने, सुपरमैन ने, होमलैंडर ने, जिसने भी ये काम किया है कि वो इतना ऊंचाई पर ले गया है किसी वस्तु को जिसका m मास है, तो उसकी कितना काम किया होगा, उस काम का अंदाजा लगाना है हमें सिर्फ। ठीक है, अब देखो जरा, छोटी मोटी हाइट तो नहीं है ना भाई, हाइट तो बहुत बड़ी है। तो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर की हाइट हो गई है, तो h किसके बराबर हो गया, r के बराबर हो गया। जिस हाइट पर वो लेकर चला गया है ना इसको, वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। इतनी बात तो समझ में आ गई ना। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है भाई, ये 9th क्लास में भी है हमारा, mgh, और कुछ नहीं होता। मास, ग्रेविटी, हाइट, इतना ही होता है mgh, और कुछ नहीं होता। ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूंगा, सही जवाब तक नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि ये भाई हाइट कोई नॉर्मल हाइट नहीं है, ये तो बहुत ऊंची हाइट हो गई, 6400 किलोमीटर के अराउंड ये हाइट हो गई, कितना बड़ा हाइट हो गया। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर काम नहीं करेगा। यहाँ पर फॉर्मूला काम करता है ये वाला, mgh अपॉन में 1+h/r, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। अब इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाओगे सही जवाब तक नहीं पहुंचोगे। बात समाप्त हो गई। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो h जो है वो r हो जाएगा, जहां जहां h दिखाई दे उसे r से रिप्लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो गई भैया, r के बराबर हो गई, तो r कर देना। तो जहां जहां h था मामा r कर दिया हमने, r से r कट गया, 1/1 कुछ नहीं बचा, ये r हो गया, वो 1+1, माफ करना, सॉरी, ठीक है, ये हो गया mg r/2।
समाप्त हो गया। ठीक है, अब तुक्का लगाता तो मैं कैसे लगाता, तो mgr, तो इसका आंसर कभी भी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मोस्ट कॉमन क्या है, टू। टू, इन दोनों में से एक सवाल, एक जो होने वाला है, एलिमिनेट कर लिया हमने। इन दोनों में से एक ही इसका सही जवाब होने वाला है, लेकिन सही होगा कौन सा, अपॉन वाला या नॉन अपॉन वाला। तो अपॉन वाले हमारे को यहाँ पर दो नजर आ रहे हैं, अपॉन वाले दो नजर आ रहे हैं, और जो बिना अपॉन वाला नजर आ रहा है उसमें एक विदाउट यूनिट है, उसमें कोई नंबर नहीं है, तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो ही गया, आइडियल नहीं हो सकता, इसलिए हमारा सही आंसर फोर्थ बन गया। ये हमारी तुक्का स्ट्रेटेजी। अगला सवाल देखो फोर्थ, इसे तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, इसे तुक्के से ही खत्म कर देना, और जब भी आए इसे तुक्के से ही ओवर करना, हमेशा याद रखना है इस बात पर। देखो ये सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल है, क्योंकि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की बात की जा रही है, तो जब सिग्निफिकेंट फिगर की बात की जाए तो हमेशा क्या देखो, क्वेश्चन में सबसे छोटी यूनिट क्या दिखाई दे रही है, ये देखो बड़ी है, ये है 9.0, एक छोटी यूनिट नजर आ रही है आपको, तो इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा ना, आंख बंद करके याद करना, इस छोटी यूनिट के बराबर ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, इससे ज्यादा उसमें नहीं होंगी, याद रखना। तो बहुत आराम से आप समझ गए कि आपका आंसर एक पॉइंट बीच में होगा, 2 नंबर ऊपर नीचे होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट, थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन बचता है जब दोनों ही ये मैच हो रहे हैं, इन दोनों में से ही एक राइट आंसर है। अब आप कैसे पहुंचोगे कि आंसर 7.7 हो सकता है, तो आप खुद देख रहे हो, एक जगह 7.65 समथिंग है, एक जगह 7.65 कुछ है, एक जगह खाली 7.6 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में यही फिगर्स आएंगी, जब आप सॉल्व कर रहे होगे ना, तो यही फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए उन्होंने इस क्लोज ऑप्शंस को रखा है। एग्जामिनर आपको ट्रिक कर रहा है क्लोज ऑप्शंस देकर, कोई बात नहीं, हम उनको भी ट्रिक कर देंगे, आप खुद देखो भाई। सभी भी सिग्निफिकेंट के बाहर का नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्या होता है, 5 है, ये 5 या उससे ज्यादा होता है तो उसको एक नंबर एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो हो गया 7.7। ही देखो 7 पॉइंट, यहां पर अगर 5 दिया होता, 5 दिया होता, 5 दिया होता और यहां 6 होता तो 6 आंसर होता है इसका, बस खत्म हो गया, कितना इजी था। अगला सवाल करते हैं जी। अगला सवाल देखो मजाक है, ये सवाल नहीं है, सच बता रहा हूं। देखो अब अगर नॉर्मल सी फिजिक्स या नॉर्मल सा विजुअलाइजेशन कोई कर ले, ये सवाल चारों खाने चित हो जाता है। सवाल क्या कर रहा है, ये प्लॉट दिखा रहा है, यानी ये ग्राफ दिखा रहा है, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, टाइम और वेलोसिटी यानी स्पीड और टाइम का वेरिएशन दिखा रहा है। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी वाला एक क्वेश्चन किया था, पेंडुलम वाला, अगर वो ध्यान से किया होगा तो ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक बॉल है, वो वर्टिकली अपवर्ड फेंकी गई है, मतलब ऊपर की तरफ फेंकी गई है, और वो ऊपर से नीचे गिर रही है। अब उस बॉल की जो स्पीड है, जो उसकी वेलोसिटी है, उसके हिसाब से कौन सा ग्राफ मोस्ट एक्यूरेट है वो समझना है। अब जरा इससे पहले हम जरा समझ लेते हैं साइंस क्या है, बहुत नॉर्मल सा समझो जरा। देखो ये समझ लो, ये आप हो, आपने एक बॉल पकड़ी और जोर से फेंकी, आपने एक बॉल पकड़ी जोर से हवा में ऊपर उछाल दी, जितना ऊंचा उछाल सकते थे, और फिर वो बॉल एक टॉप पर जाती है, कहीं तक पहुंचेगी जहां तक आपकी ताकत होगी, और फिर वहां वो हल्का सा पॉज लेगी, बहुत छोटा सा, और फिर वो एकदम से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी, यानी एक पॉइंट पे जाके वो एकदम जीरो होती है स्पीड, और फिर नीचे गिरना शुरू होती है, और फिर स्पीड उसकी बढ़ती चली जाती है। जब आपने बॉल को हाथ में पकड़कर फेंका तो कुछ स्पीड से गई ना, तो यानी बॉल की जो स्पीड थी शुरुआती, वो कुछ ना कुछ थी, उस स्पीड से आपने उसको फेंका ऊपर से, तो वो शुरुआत में क्या थी, स्पीड थी। तो यानी जब आपने बॉल को थ्रो किया तो मैक्सिमम स्पीड से आपने थ्रो किया, तो मैक्सिमम स्पीड थी, यानी स्पीड कुछ थी, जीरो नहीं थी। फिर जब वो टॉप पे पहुंचा तो स्पीड क्या हो गई, जीरो हो गई, और फिर जब वो नीचे गिरती चली गई और एंड में जमीन पर आकर गिरी तो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो दो जगह जीरो हुई, टॉप पे, जमीन पे, और मैक्सिमम कहां थी, जब अपने हाथ से फेंकी थी। बात समझ में आ गई, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यानी वेलोसिटी घट रही, जब ऊपर से नीचे तक बॉल नीचे गिरी तो वेलोसिटी घटते 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 नीचे आके जीरो हो गई, गिर के खत्म हो गई। अब जरा ग्राफ देख लेते हैं। पहला ग्राफ क्या कहता है जी, पहला ग्राफ कहता है कि वेलोसिटी कुछ थी, ठीक है, कुछ थी, मतलब जीरो तो नहीं थी जब आपने फेंकी, कुछ थी, फिर वो ऊपर जाते जाते घटकर जीरो हो गई टॉप पे, बिल्कुल सही है यहां तक, लेकिन फिर उसके बाद वो बढ़ती चली गई वेलोसिटी, फिर वो बढ़ती चली गई नहीं जी, फिर वो नीचे आके घट गई, तो पहला हमारा खत्म हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि जब बॉल फेंकी गई थी जीरो थी स्पीड, फिर वो जाकर बढ़ी और फिर घट गई, नहीं जी, जब मैंने बॉल फेंकी थी वो मैक्सिमम स्पीड पे फेंकी थी। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि एक ग्राफ है कि हाँ भाई वेलोसिटी कुछ थी, कुछ स्पीड से हमने फेंका था उसे, फिर वो ऊपर जाते जाते बीच में जीरो हो गई और फिर वेलोसिटी घटती चली गई। कुछ नियर है, और चलते हैं आगे। बोल रहा है कि भाई वेलोसिटी तो नेगेटिव थी, बिल्कुल
खत्म थी, माइनस थी, जीरो से भी नीचे थी जब बॉल फेंकी गई थी। हो ही नहीं सकता भाई, मैक्सिमम स्पीड पे फेंकी गई थी, खत्म हो गया ग्राफ। अब ये बोल रहा है भाई कुछ थी, वेलोसिटी कुछ थी, फिर वो नीचे आई, जीरो हुई और फिर वो बढ़ती चली गई। नहीं जी, तो हमारा सी ऑप्शन ही राइट ऑप्शन हो गया। कितना मुश्किल था ये सवाल, बताओ आप। कुछ आपको इसमें हार्ड लगा सवाल में? कुछ भी? इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया बताओ? कुछ भी तो इस्तेमाल नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो तो सवाल चारों खाने चित हो जाते हैं और कुछ नहीं है। अगला सवाल कर लेते हैं। बोल रहा है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 0.02 जूल। मैंने आपको पहली एक पेंडुलम का सवाल करा दिया, पेंडुलम का सवाल पहले भी आया हुआ है, पेंडुलम के बारे में आपको उसका सारा वर्किंग समझा दिया, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। दूसरी ये बोल रहा है द स्पीड ऑफ सिंपल पेंडुलम बॉब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन अप्रोक्सीमेटली। मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, यानी बीच की पोजीशन जो होती है, बीच की पोजीशन यानी जब आपका बॉब यानी आप बीच में होता है, ठीक है ना। अब इसका कोई मीम मत बना देना आगे। अगला, अगर हिंदी में पढ़े तो हिंदी का क्वेश्चन पेपर इसलिए तो जरूरी है। संतुलन, सामान्य संतुलन, संतुलन स्थिति, संतुलन स्थिति के बारे में मैंने आपको फिर बताया, फिर बता देता हूँ फिगर में। भाई बॉब जो ये समझ लो, ये लटक रहा है बॉब, घंटा एक बार यहाँ से शुरू होता है फिर यहाँ जाता है, तो ये बीच की जो पोजीशन है, यहाँ बीच में जब उसकी सरफेस से दूरी सबसे कम है, इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, संतुलित बोलते हैं। यहाँ भी तो संतुलित नहीं है, यहाँ गिरने वाला है, यहाँ भी गिरने वाला है, संतुलित क्या है, बीच में आके तो है। ये इक्विलिब्रियम स्टेट होती है किसी पेंडुलम की, ठीक है। अब सवाल को सॉल्व करते हैं, देखो कितना ईजी है। ये देखो आराम से समझना, यहाँ पर बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों 0.02 हो गई, ठीक है जी। ये मैकेनिकल एनर्जी हो गई, लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए समझा रहा था। मास दे रखा है, उस बॉब का वजन दे रखा है 20 ग्राम। अब एक बात बताओ, जहां पर चीजें सेकंड में दे रखी हूँ, मीटर में दे रखी हूँ, तो एम के सिस्टम लगता है। 9th क्लास 10th क्लास की बात है, तो भैया ये ग्राम तो चलेगा नहीं, हमें तो किलोग्राम में चाहिए। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसके लिए भी कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, तो ये हो गया 0.02 ग्राम, ठीक है। अगली चीज देखो, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, जब बॉब बीच में, और बीच की पोजीशन क्या होती है जब बॉब यहाँ होता है बीच में, तो यहाँ पर क्या मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। क्या होती है, जीरो। तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या है, 0.02 जूल, ठीक है, क्योंकि भाई पूरी मैकेनिकल एनर्जी तो सेम ही है ना। तो बस जहाँ अगर बात शुरुआत की करते तो वहां पोटेंशियल एनर्जी होती, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। इतना तो पता ही होगा भाई, नहीं तो याद कर लो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। m की जगह मास होता है, v की जगह वेलोसिटी होती है। तो 1 और काइनेटिक एनर्जी पहले दे रखी है 0.02, 1/2 की जगह 1/2, मास की जगह पर 0.02 किलोग्राम हो गया, ठीक है ना। और ये वेलोसिटी, ये तो निकालनी है वेलोसिटी, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 0.20 ये चला गया, 1.2 ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये उधर चला जाएगा, तो ये 2 × 1 2 रह जाएगा, और 1 × v मतलब v² रह जाएगा, v² 2, v स्क्वायर चला जाएगा, √ हो जाएगा, और √2 क्या होता है, 1.141 मीटर पर सेकेंड निकल गया। √2 क्या होता है भाई, 1.41 ही तो होता है। ये तो 9th क्लास में रूट सबसे पहले आपको पल्ले पड़ गए थे, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर है कहीं, ये रहा आंसर। तुक्का लगाते तो कैसे लगाते हैं बेटा, देखो मैंने क्या बोला था, सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो सवाल दिया था पीछे, वो कैसा था, देखो चेक करो, यहाँ पर एक यूनिट दे रखी है। अब इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 0.02, पॉइंट के बाद कितने, 2 नंबर है, तो आंसर भी हमेशा उसी के बराबर होगा, उससे कम, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये रहा, बात ही खत्म हो गई। तुक्का स्ट्रेटेजी लगाते तो वैसे क्वेश्चन चारों खाने। नंबर 24 देखो क्या बोल रहा है, द पावर ऑफ क्रेन विच 20 मीटर इन 10 सेकेंड। एक क्रेन है, उसकी पावर बताओ, उसकी ताकत बताओ, अगर वो किसी 1000 किलो के सामान को उठा देती है 20 मीटर ऊपर 10 सेकेंड में। बहुत आसान है, देखो आराम से सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। वर्क एनर्जी से है वैसे ये सवाल, आराम से हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात तो ये समझो, ये रहा देखो सॉल्व, क्रेन है, 1000 किलो है, उठा लिया 20 मीटर की हाइट पे, 10 सेकेंड लगाए। पावर पूछ रहा है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। आप कितना कार्य कितने समय में कर लेते हैं, वही आपकी ताकत है। मान लो आप एक काम को 2 मिनट में करते हैं, लेकिन वही दूसरा बंदा उसी काम को 1 मिनट में कर लेता है, तो उसकी पावर ज्यादा है ना, इसलिए तो कर पाता है। ये है बात, नॉर्मल सिंपल 9th क्लास फॉर्मूला, कुछ और नहीं, ठीक है। लेकिन यहां पर सबसे पहले टाइम तो मेरे पास है,
ठीक है, लेकिन मेरे पास वर्क नहीं है, वर्क निकालना पड़ेगा। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे वहां आपको बताया था ना, mgh होता है वर्क का फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। यहाँ पर बताया था कि पृथ्वी के रेडियस के बराबर जब किसी सामान को ऊपर ले गया तो कितना वर्क हुआ होगा, लेकिन वहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट यूज हुआ था। क्यों, क्योंकि 1+r/r लगाना पड़ा था नीचे, क्योंकि हाइट बहुत ही ज़्यादा है और रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 6400 किलोमीटर के आसपास होगी, तो बहुत ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला लगा के वर्क निकल आएगा, पावर में वर्क लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला mgh। ठीक है जी, जी की वैल्यू खुद बोल रखी है जी, जी की वैल्यू 9.8 ले लेना। ठीक है जी, कर लेंगे। तो सबसे पहले मास क्या है, 1000, 9.8 है वो ग्रेविटी, और 20 दे रखी है आपकी हाइट। सॉल्व कर लेते हैं, 9196,000 जूल हमारा वर्क आ जाता है। ठीक है भाई, आप पावर में लगा लेते हैं, तो पावर में टाइम दे रखा है 10, और ये आंसर आ गया आपका वर्क की जगह पे, दोनों को काटोगे 19.6 किलोवाट आपका आंसर आ गया। 1000 वाट, 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। ये मैंने लिख भी दिया है किस तरह से हमने कन्वर्ट किया है, ये इसको याद कर लेना, बहुत नॉर्मल सी यूनिट है, यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए। यूनिट कन्वर्जन में गड़बड़ करोगे क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत हो जाएगी। एक और रैंडम सवाल कर लेते हैं, आसान सवाल एकदम 10th लेवल वाला। ठीक है, 28वां सवाल है, एक रूम हीटर है जो 400 वाट का है, 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट का है, 400 वाट 220 वोल्ट। इफ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप, अगर ये वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होकर 200 हो जाए, 220 से 200 हो गई, तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा नहीं घटी है, सिर्फ 20 घटी है। इस बात को याद रखना बहुत ध्यान से। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं क्वेश्चन में, जब आपको बहुत ज़्यादा फिजिक्स ना आए, नॉर्मल बेसिक फिजिक्स आता है, तो फिर आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान, क्वेश्चन में ही आंसर है आपका। ठीक है, व्हाट विल बी दी पावर कंज्यूम, अब पावर पूछ रहा है कितनी निकलेगी, तो सॉल्व करके भी दिखाऊंगा आपको मैं। और एक बात मैं आपको नॉर्मल तरीके से बता दूं, बेटा अगर वोल्टेज में बहुत ज़्यादा गिरावट ना आए, तो ये जो आपकी पावर है ना, जो वॉट में दे रखी है, इसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आती है। तो अगर मैं देखूं तो एक तो ऑप्शन इसमें 121 वॉट हो गया, मतलब इतनी गिर जाएगी पावर, 400 से सीधा 121 से चले जाएगी। वोल्टेज में तो सिर्फ 20 वोल्टेज का डिफरेंस आया, 20 वोल्टेज का डिफरेंस से पावर में इतना डिफरेंस आ जाएगा, नहीं आएगा भाई, रेजिस्टेंस थोड़ी ना घट गई है, नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी आप एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है ना, अब 200 वॉट दे रखा है, मतलब आधी हो जाएगी पावर, आधी हो जाएगी, वोल्टेज के 20 यूनिट गिरने से पावर आधी हो जाएगी, हो ही नहीं सकता, एलिमिनेट होगा ये ऑप्शन भी आपका। फिर अगला 400 की 400 रहेगी, तीसरा जो दूसरा ऑप्शन है 400 की 4, यानी वोल्टेज थोड़ा गिरा तो यार पावर में थोड़ा फर्क तो आएगा जरूर, लेकिन क्या फर्क, बिल्कुल भी नहीं आएगा, 400 की 400 रहेगी। ये ऑप्शन भी गया, बचा क्या, 331, आंसर आ गया आपका। अगर आप नॉर्मल दिमाग लगाते हो तो चलो इसका सॉल्यूशन ही कर लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखो, पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, जब हम पावर वगैरह निकालते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस वगैरह की, तो सिंपल सा फॉर्मूला 10th क्लास में भी है, यूज़ होता है, अब पता नहीं कोर्स में हटाना दिया हो, तो वो है v²/r। r यहाँ पे रेजिस्टेंस है, v वोल्ट है। ठीक है ना, अब इसने क्या किया, वोल्टेज चेंज कर दिया, तो कुछ नया पावर आएगा। अब फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूले में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो ज़रा हम लगा लेते हैं यहाँ पे। तो एक नया वाला हो गया और ये पुराना वाला हो गया, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो पुराने वाले की पावर, ठीक है, और ये नए वाले की पावर, दोनों को ऊपर नीचे रख के काट लेना, स्क्वायर रूट खोल लेना, आंसर आपके सामने एकदम। आंसर तो वैसे आ रहा है 330 पॉइंट समथिंग, इसलिए 331 के ज़्यादा नियर है। पॉइंट के बाद 5 है ना, सिग्निफिकेंट फिगर में 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो एक नंबर बढ़ा देते हैं, तो 330 का 331 हो जाएगा बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर। अब डरना मत, ये सिग्निफिकेंट फिगर सॉल्व नहीं करा रहा यहाँ से, वो तो आप वैसे भी अंदाज़ा लगा ही लोगे, 330 पर आ जाओगे तो कहीं ना कहीं फिर 331 ही है एक, तो सही तो तुम करने वाले हो, गलत तो तुम करोगे नहीं। तो एक नॉर्मल दिमाग लगा के भी सवाल सॉल्व किए जा सकते हैं। ये था ये, और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मुझे यहाँ रोकना पड़ गया। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी इस पूरे क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं है जिसे हम अपने नॉर्मल इंटेलेक्ट से सॉल्व नहीं कर सकते, जिसके लिए हमको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल फिजिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं, कमेंट कीजिए, अगर मुझे 50 से ज़्यादा कमेंट मिलते हैं तो ज़रूर हम इसका पार्ट 2 भी ले आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाएगा। तुक्का स्ट्रेटेजी वीडियोस तो हम लाते ही रहते हैं, फिर से ले आएंगे। अगर आप यही सेम कॉन्सेप्ट के साथ केमिस्ट्री में जाना चाहते हैं, मैं दिखाऊंगा केमिस्ट्री कैसे सॉल्व होगी।
ये तो फिर भी मैं टफ बोल दूंगा इसको, जो मैंने अभी किया है, क्योंकि टफ बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसे भी अगर टफ बोल दूं तो केमिस्ट्री तो इसके सामने 10% भी नहीं है। इतने आसान तरीके से सॉल्व हो जाती है। सिर्फ 9वीं पढ़ी होनी चाहिए, 10वीं तक भी नहीं पहुंचाऊंगा मैं आपको, सिर्फ 9 से सॉल्व करा दूंगा उसे। अगर वो चाहिए तो उसके लिए भी उतने कमेंट कर देना, मैं आगे कर दूंगा। आपके रिस्पॉन्स के ऊपर है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके कॉन्फिडेंस को इसने बूस्ट किया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और एसवीपी इंस्टीट्यूट को आप एज ए मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अपने जो भी सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहते हो तो मेरा नाम विक्की सिंह है, दा विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टा आईडी है, जस्ट टू सपोर्ट माई सेल्फ। आईडी का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आपसे हम वहाँ भी मुलाकात करते हैं, अगर आप वहाँ मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो। ठीक है, धन्यवाद वीडियो को, इतनी लंबी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। शायद ये वीडियो आपको मदद करे इस बार आपके सिलेक्शन प्रोसीजर। ऑल द